वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। आज हम बात करते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के बारे में। देखिए, तो मैंने पिछला वीडियो था उसके में डिस्कस किया था 8 फीचर्स ऑफ हॉलमार्क ऑफ कैंसर। उसमें जो फर्स्ट फीचर था ग्रोथ प्रमोटिंग ऑन्कोजिन, उसके बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। सो व्हाट इज मीन बाय द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स? मीन्स genes which suppress the tumor and these are the required for the cell inhibition. Okay, so these are the inhibiting the cell growth, and when there is a mutation in the tumor suppressor genes, it's act like and it's behave like a growth promoting oncogenes, and that's lead to the cell proliferation and then cancer. Okay, so यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है, आरबी जीन्स एंड T53 जीन्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबी जीन्स के बारे में। ओके, सो फर्स्ट अब एक वर्ड समझ लेते हैं, लॉस ऑफ बोथ अलील्स। सो मतलब नॉर्मली जो हमारे नॉर्मल फंक्शन के लिए 2 अलील इम्पोर्टेंट है, एंड देयर इज़ अ म्यूटेशन इन द वन अलील्स। सो मतलब यहाँ पे जो वन अलील में म्यूटेशन होगा तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के फंक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन व्हेन देयर इज अ म्यूटेशन इन बोथ अलील्स एंड देयर इज अ लॉस ऑफ बोथ अलील्स इन ईच, वो क्या करेगा? इनएक्टिवेट द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। मतलब उसकी वजह से ट्यूमर सप्रेसर जीन्स इनएक्टिवेट हो जाएगा एंड सेल प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगा। ओके, सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आरबी जीन्स के बारे में। तो नॉर्मली आरबी जीन का लोकेशन होता है लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 13, एंड उसका जो मेन फंक्शन क्या होता है कि इट्स कहाँ पे एक्ट करता है? G1S चेक पॉइंट। देखिए, तो जो सेल साइकिल होती है उसमें क्या फेस होते हैं? G1 फेस, S, G2, M। ओके, सो यहाँ पे जो आरबी जीन का फंक्शन क्या पे आएगा? G1S चेक पॉइंट पे। ओके, और उसे हम ऑल्सो कहते हैं गवर्नर ऑफ सेल साइकिल। उसका रीज़न हम समझते हैं। देखिए, सो नॉर्मली जो आरबी जीन्स के जो प्रोटीन होता है उसे हम कहते हैं आरबी प्रोटीन्स, एंड जो आरबी प्रोटीन है वो नॉर्मली जो एक्टिव फॉर्म में होता है हाइपोफॉस्फोराइलेटेड आरबी। उसका जो एक्टिव फॉर्म है हाइपोफॉस्फोराइलेटेड आरबी, वो बाइंड करेगा E2F जो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। देखिए, जो वो बाइंड करेगा E2F जो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, एंड जो उसकी वजह से जो G1S ट्रांजिशन होता है, जो सेल G1 से S फेज में जो जाता है वो ब्लॉक हो जाएगा। इसकी वजह से जो सेल डिवीज़न होता है वो ब्लॉक हो जाएगा एंड सेल ग्रोथ नहीं हो पाता। ओके, सो नॉर्मल फंक्शन हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। जो नॉर्मली जो हाइपोफॉस्फोराइलेटेड आरबी प्रोटीन है वो एक्टिव फॉर्म है, और जो एक्टिव फॉर्म है विच बाइंड्स टू द E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एंड E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साइड बाइंड हो जाने की वजह से देयर इज अ मतलब इनिबिशन ऑफ G1S ट्रांजिशन। सेल G1 फेज में से S फेज में नहीं आगे जा सकता। ओके, सो इट्स विल ब्लॉक द सेल डिवीजन एंड सेल प्रोलिफरेशन। ओके, सो ये नॉर्मल आरबी जीन का फंक्शन है। व्हेन देयर इज अ म्यूटेशन इन द आरबी जीन्स इट्स विल लीड टू द कैंसर। ओके, म्यूटेशन हो जाने की वजह से क्या हो पाएगा? जो एक्टिव फॉर्म है वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द इंक्रीज लेवल ऑफ साइक्लिन। सो यहाँ पे इंक्रीज लेवल ऑफ साइक्लिन का लेवल बढ़ जाएगा। वो क्या करेगा? देयर इज अ एक्टिव फॉर्म, जो आरबी प्रोटीन का जो हाइपोफॉस्फोराइलेटेड एक्टिव फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनएक्टिव फॉर्म में। देखिए, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म क्या आएगा? हाइपरफॉस्फोराइलेटेड आरबी जीन, सॉरी हाइपरफॉस्फोराइलेटेड आरबी प्रोटीन्स। देखिए, तो हाइपर फॉस्फोराइलेटेड आरबी है वो क्या करेगा? जो E2F फैक्टर है जो नॉर्मल जो वो क्या करता है? बाइंड करता है, वो यहाँ पे रिलीज करेगा। देयर इज अ रिलीज ऑफ E2F, एंड रिलीज हो जाने की वजह से जो मतलब नॉर्मली जो इनिबिशन होना चाहिए G1S ट्रांजिशन का, वो यहाँ पे इनिबिशन नहीं होता। इसलिए जो यहाँ पे सेल है वो S फेज में चला जाता है, एंड देयर इज अ सेल डिवीजन एंड सेल प्रोलिफरेशन। ओके, सो नॉर्मली क्या होता है? आरबी प्रोटीन जो एक्टिव फॉर्म में हाइपोफॉस्फोराइलेटेड, वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है हाइपरफॉस्फोराइलेटेड में। सो रिलीज करेगा E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। देयर इज अ नो इनिबिशन ऑफ G1S ट्रांजिशन, इट्स विल लीड टू द सेल इनटू द S फेज, एंड S फेज में जाने के बाद सेल प्रोलिफरेशन एंड सेल ग्रोथ होगा। ओके, सो
यहाँ पे जो मतलब सेल साइकिल रेगुलेशन के लिए जो हमारे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है साइक्लिन। ओके, जो साइक्लिन है वो नॉर्मली जो G1S चेकमेंट में फंक्शन एक्ट करता है एंड वो सेल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, लेकिन सेल ग्रोथ को इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे जो साइक्लिन का लेवल बढ़ जाने की वजह से एक्टिव फॉर्म में इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो आरबी जीन है उसे हम कहते हैं गवर्नर ऑफ सेल साइकिल। ओके, और आरबी जीन का म्यूटेशन के एसोसिएटेड एक ट्यूमर है रेटिनोब्लास्टोमा। सो रेटिनोब्लास्टोमा इट इज एसोसिएटेड विथ आरबी जीन म्यूटेशन. It is occurs due to the loss of inhibition at G1S phase transition. Okay, so नॉर्मल आरबी प्रोटीन का फंक्शन होता है G1S ट्रांजिशन को इनहिबिट करना. When there is a loss of G1S transition, it will lead to the tumor retinoblastoma. Okay, एंड यहाँ पे जो आरबी जीन है वो है गवर्नर ऑफ साइकिल. ओके, देखिए तो यहाँ पे हम अब डिस्कस करें रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में. देखिए तो यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा में क्या आएगा, देयर इज़ अ लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी एंड लॉस ऑफ बोथ अलील्स. सो हेट्रोजाइगोसिटी का मतलब होता है कि जो मतलब 2 अलील्स होते हैं उसमें 1 अलील नॉर्मल है दूसरा डिफेक्टिव है, इस स्टेट को हम कहते हैं हेट्रोजाइगोसिटी. लेकिन यहाँ पे जो मैंने आगे बताया उसी तरह ट्यूमर सप्रेसर जिनके इनएक्टिवेशन और म्यूटेशन होने के लिए मतलब बोथ अलील का डिफेक्टिव होना इम्पोर्टेंट है. सो देयर इज अ लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी एंड लॉस ऑफ बोथ अलील्स, इट्स विल लीड टू द रेटिनोब्लास्टोमा. यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा है, स्पोराडिक रेटिनोब्लास्टोमा एंड इनहेरिटेड रेटिनोब्लास्टोमा. ओके, सो स्पोराडिक रेटिनोब्लास्टोमा है उसमें क्या आएगा, जो मतलब रेटिनल सेल है वो मतलब एट द बर्थ टाइम दोनों रेटिनल सेल है उसमें जो नॉर्मल आरबी जीन होता है. देखिए, सो देयर इज अ नॉर्मल क्रोमोसोम 13 एंड नॉर्मल आरबी जीन्स. ठीक है, तो यहाँ पे रेटिनल सेल एंड नॉन रेटिनल सेल में जो आरबी जीन यहाँ पे एट द बर्थ दोनों नॉर्मल है. ओके, लेकिन यहाँ पे जो बोथ अलील है वो म्यूटेशन हो जाएगी एक्वायर्ड, मतलब बर्थ के बाद. सो बोथ सोमेटिक म्यूटेशन एक्वायर्ड, इट्स विल लीड टू द रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर. देखिए तो यहाँ पे मैंने फिगर में बताया उसी तरह यहाँ पे जो एट द बर्थ टाइम दोनों आरबी जीन्स पॉजिटिव है, मतलब दोनों आरबी जीन्स नॉर्मल है, एंड बाय द एक्वायर्ड म्यूटेशन देखिए तो यहाँ पे दोनों आरबी जीन्स इनएक्टिवेट एंड देयर इज अ लॉस ऑफ बोथ अलील्स. देखिए यहाँ पे दोनों आरबी जीन्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे और इट्स विल लीड टू द रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर. ओके, सो ये है स्पोराडिक टाइम. स्पोराडिक रेटिनोब्लास्टोमा का मतलब होता है कि एट द बर्थ दोनों आरबी जीन्स नॉर्मल है एंड रेटिनोब्लास्टोमा होता है एक्वायर्ड म्यूटेशन की वजह से. यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकंड हिट आएगा वो यहाँ पे आएगा एक्वायर्ड म्यूटेशन. ओके, लेकिन इनहेरिटेड रेटिनोब्लास्टोमा में क्या होता है कि जो एट द बर्थ टाइम जो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल आरबी जीन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एट द बर्थ टाइम यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों साइड डिफेक्टिव आरबी जीन है, रेटिनल सेल में और नॉन रेटिनल सेल में यहाँ पे डिफेक्टिव आरबी जीन है. सो फर्स्ट हिट होगा मतलब बिफोर द बर्थ. ओके, इनहेरिटेड. सो देयर इज अ इनहेरिटेड डिलीशन ऑफ 1 अलील म्यूटेटेड आरबी जीन्स, एंड दूसरा जो म्यूटेशन होगा वो बर्थ के बाद और एक्वायर्ड होगा. सो सेकंड हिट होगा सोमेटिक म्यूटेशन. ओके, सो इसे हम कहते हैं नुस्डन 2 हिट हाइपोथेसिस. सो इट मतलब इन दिस हाइपोथेसिस में क्या होगा कि जो फर्स्ट हिट म्यूटेशन होगा बिफोर द बर्थ एंड सेकंड हिट म्यूटेशन होगा आफ्टर द बर्थ. ओके, सो फर्स्ट इनहेरिटेड डिलीशन ऑफ 1 अलील एंड देयर इज अ सेकंड हिट एंड सेकंड म्यूटेशन एक्वायर्ड होगा और आफ्टर द बर्थ एंड इट्स विल लीड टू द रेटिनोब्लास्टोमा. देखिए तो यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा में जो दोनों जीन्स और अलील होते हैं वो यहाँ पे डिफेक्टिव है. ओके, सो ये पूरा का पूरा हो गया रेटिनोब्लास्टोमा एंड आरबी जीन्स के बारे में. ओके, थैंक यू.